जय हिंद दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी यानी कि संविधान से रिलेटेड एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे थे। आपके पास अन्य बुक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर वही होंगे। यूपीएससी और पीसीएस के लिए एक ऐसा सीरीज बनाया जा रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें बहुत ही साधारण भाषा में एग्जाम्पल्स के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझाया जा सके। जहाँ पे महत्वपूर्ण होता है आप जानते हैं, मैं वहाँ पर आपको रोक कर बहुत ज़्यादा सर्किल करके बताता बताता हूँ कि बेटा यहाँ पर फँसाया जाएगा, आप ध्यान रखिए। तो आप अगर नए हैं तो 1 नंबर वीडियो से देख कर आएँ। ये आज सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आल्सो कंप्लीटेड। हम खानापूर्ति नहीं कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो है वह लगभग 3 घंटे में कंप्लीट हुआ है। इससे आप समझ सकते हो खानापूर्ति नहीं होगी। विस्तार से हर एक पॉइंट्स को आपको बताया जाएगा। नोट्स बनाने की समस्या नहीं होती है क्योंकि हम जो आपको स्लाइड में लाते हैं वह आपको नोट करना है और जो मैं हैंड रिटन करूँगा वह आपको नोट कर लेना है। आपका इनफ नोट्स कंप्लीटली तैयार हो जाएगा या आप इस वीडियो के बाद जस्ट अपनी बुक को पढ़ेंगे उस चैप्टर को तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर आप केवल वीडियो देख लेंगे तो कम लाभ होगा क्योंकि सेकंड आपके घर में जब पेंट होता होगा दीवालों पे तब भी आप देखते होंगे, एक बार ऐसे-ऐसे पेंट होता है और दूसरी बार इस तरीके से होता है। आप देखो ना इसको चमक, 2 बार हो गया तो चमक आई कि नहीं आई? आई ना? तो आपको भी वही करना है। एक बार आपको वीडियो देखना है, सेकंड आपको उसी दिन चैप्टर रिवाइज़ कर लेना है बुक से, बहुत कम समय में रिवाइज़ हो जाएगा, यहाँ से आप अगर समझ के जाएँगे। आज सेकंड चैप्टर है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे इसमें फैक्ट होंगे और बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से, ठंडे दिमाग से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, एक कहानी के थ्रू में भरोसा रखिए। तो संविधान का निर्माण एक ही दिन में तो होने नहीं लगा होगा। कुछ कहानी चल रही होगी, कुछ न कुछ। आप यूपीएससी की जर्नी में आए, तो पहले ही दिन सारी किताबें उठाकर पढ़ने नहीं लगे। आप स्टार्टिंग से यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी कौन करता है, वो सब जानते हुए आज यूपीएससी की तैयारी में आए होंगे। सेम यहाँ हुआ, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे बैकग्राउंड क्या है इसका। ब्रिटिश शासन के दौरान धीरे-धीरे संवैधानिक विकास हुआ, धीरे-धीरे एक्ट बन रहे थे, ठीक है? अधिनियम आ रहे थे। हम लोगों ने 1773 से लेकर 1947 तक सारे अधिनियम पढ़े, उनको विस्तार से समझा। जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पीवाईक्यू की सीरीज आप जाकर के देख सकते हैं। पीवाईक्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर साथ में अगर आप पीवाईक्यू देखते रहेंगे तो बेहतर होगा। और 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी भी करा रहा हूँ, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने 1773 का पढ़ा, फिर 1813, 33, 53 के चार्टर एक्ट पढ़े, 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, फिर हमने देखा था क्राउन की जो व्यवस्था है वह शुरू हो गई थी, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। 1909, 1935 और फिर 1947 आता है और हम आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन 1947 से पहले ही, आज़ादी से पहले ही संविधान का निर्माण शुरू होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, संविधान सभा पहले बनी थी, देश बाद को आज़ाद हुआ। कई बार हमको लगता है हम आज़ाद हो गए, उसके बाद संविधान सभा बनी होगी, उसके बाद संविधान बनना शुरू हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम पूरी संविधान सभा के बारे में पता करेंगे, संविधान कैसे बना, कब बना, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा की उत्पत्ति कैसे होती है? आपको यूपीएससी किसने बताया? यूपीएससी क्या होती है? यूपीएससी कैसे करनी चाहिए? कहीं तो जानकारी मिली होगी ना? तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में रखी थी। ये एक कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. रॉय साहब। ये फैक्ट सीधे-सीधे पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? सबसे पहले एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। ऐसी कोई सभा हो, ऐसी कोई ग्रुप हो, ऐसी कोई व्यक्तियों का समूह हो जो संविधान बनाए। संविधान बनाओ, इससे पहले कई चीज़ें हुई थी, ठीक है? लेकिन संविधान सभा की माँग सबसे पहले किसने की थी? तो एम.एन. रॉय साहब ने की थी। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि यार कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे 1935 में औपचारिक रूप से कांग्रेस ने भी इसे अपनाया था। तो सबसे पहली बार एम.एन. रॉय को याद रखिएगा, फिर 1935 में कांग्रेस ने भी इसे अपना लिया।
ठीक है? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात थी। क्या बात कही? कि जो संविधान सभा बनेगी, वो लोगों के द्वारा चुनकर आएगी और उसमें वयस्क मताधिकार होना चाहिए। यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से जो भी वयस्क लोग हैं, वह सभी मतदान करेंगे। उनसे चुनकर जैसे आज आप लोग सांसद और विधायक चुनते हैं ना, वैसे ही कहा कि लोगों के द्वारा और वयस्क मताधिकार के तौर पर ना अमीर, ना गरीब, ना पिछड़ा, ना अगड़ा, ना ये जाति, ना वो धर्म, ना पुल्लिंग, ना स्त्रीलिंग, सभी वयस्क मताधिकार के द्वारा जो चुनकर आएँगे, वह संविधान सभा बनाएँगे। तो पहले तो ये मान लिया गया लेकिन बात को इसको नहीं माना गया। आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 2 चीज़ें, क्या? एक आपने पढ़ा होगा 1940 में लिनलिथगो हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? लिनलिथगो वायसराय हुआ करते थे। तो लिनलिथगो योजना या अगस्त प्रस्ताव इसको कहते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसके ऊपर। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसमें थोड़ी बहुत संविधान की सभा की बात कही जाती है। फिर आता है 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, स्टेफर्ड क्रिप्स हुआ करते थे और इस पे तो क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है। आप इतिहास में पूरा पढ़ोगे क्रिप्स मिशन क्या था, तो क्रिप्स प्रस्ताव में ये कहा गया कि देश आज़ाद हो जाएगा, तब हम संविधान सभा गठित कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने कहा हम द्वि जो देश है ना, द्वि देश वाली बात, वह उसको मांग कर रही थी। जबकि ना लिनलिथगो प्रस्ताव में था, अगस्त प्रस्ताव में भी नहीं था 2 देश का वर्णन, और क्रिप्स ने भी 2 देश की थ्योरी को नहीं माना था। ठीक है? तो संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार प्रारूप प्रस्ताव के साथ क्रिप्स भारत आते हैं, प्रारूप प्रस्ताव कि हम विश्व युद्ध जो चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें भारत साथ दे, हम उसके बाद संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन ये था कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और हमने भी कहा कि भाई अब हमें संविधान सभा नहीं, हमें देश आज़ाद चाहिए। हम आपका समर्थन तब करेंगे जब आप कहो कि हम देश को आज़ाद कर देंगे। ठीक है? तो इसके बाद हम देखें तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की मांग को अपनाया गया। तो संविधान सभा किसके द्वारा आई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है? तो इसमें 2-3 चीज़ें बस याद रखनी है। पहली बात तो संविधान जो बना, वो पहले से ही ये सब जो एक्ट वगैरह आ रहे थे, उसका ही कह सकते हैं अगला चरण था। हमें आज़ादी मिलनी ही थी या हमने बहुत संघर्ष किया इसलिए मिलनी थी, और जब आज़ादी मिलनी थी तो हमें कहीं न कहीं संविधान की आवश्यकता थी, वरना देश कैसे चलेगा? हम दूसरों के द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा अपने देश को कैसे चला सकते हैं? आपको अपना घर चलाना है, तो आपको अपने घर के रूल रेगुलेशन, अपने घर के नियम, भैया 7 बजे से बाद बाहर कोई नहीं जाएगा, 4 घंटे से ज़्यादा फ़ोन कोई नहीं चलाएगा, ऐसे नियम आप खुद बनाओगे ना, आपके बाहर से आकर कोई नहीं बनाएगा। तो वही है कि वह सब पहले ब्रिटिश के द्वारा या कंपनी के द्वारा बनाए गए नियम थे। हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाए गए नियम नहीं थे। तो इसीलिए हमें देश आज़ाद करने के साथ-साथ संविधान सभा भी चाहिए थी, जो एक ऐसा संविधान बनाए, एक ऐसे रूल बनाए, एक ऐसे नियम बनाए, जिससे देश चल सके। तो एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा, एम.एन. रॉय साहब ने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की बात की थी। हालाँकि मौलिक अधिकार की बात अगर देखें तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, साइमन रिपोर्ट के बाद, तो उसमें भी मौलिक अधिकार की बात थी, वहाँ भी पॉइंट्स थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बार-बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ फँसाया जा सकता है। यहाँ पर संविधान सभा की माँग की बात कही गई है, संविधान सभा की माँग की, ठीक है? क्रोनोलॉजी में भी ये पूछ दिया जाता है कि एम.एन. रॉय ने 1934 में, उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया, क्योंकि हो सकता है कहते रहते हों या ऐसे ही बातचीत में होती रही हो, लेकिन औपचारिक तौर से फॉर्मेलिटी 1935 में पूरी की गई। तो जब कांग्रेस ने औपचारिक रूप से अपना लिया कि हम संविधान सभा बनाएँगे, उसके थ्रू संविधान बनाएँगे, तो नेहरू साहब ने 1938 में कहा हम जब संविधान सभा बनाएँगे तो वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। ये नहीं, क्योंकि हम पिछली वीडियो में देख कर आए थे कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों को मत देने का अधिकार था। चलो बताओ
कुछ लोगों को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1861, 1858, 1893, 92 था, 93 था। अगर आपको ये भी नहीं याद आ रहा कि 1892 था, 1893 आया था, तो शायद आपने पिछली वीडियो सही से नहीं देखी या फिर उसके बाद किताब को नहीं पढ़ा है। फिर कह रहा हूँ, वीडियो देखो, उसके बाद बुक को रीड करो। भले आधे घंटे, 1 घंटे में बुक को रीड कर लो, लेकिन रीड ज़रूर करो। और फिर 1909, 1919, 1935 कब 10% लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था? ये 2 फैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई, लेकिन बातों को देखें तो कहीं न कहीं 1940, 1942 दोनों में कुछ बातें संविधान सभा से रिलेटेड हुई अवश्य थी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 2 देश बनेंगे, ये ना तो लिथिको प्रस्ताव में था, अगस्त प्रस्ताव जिसे कहते हैं, ना क्रिप्स प्रस्ताव में था, और यहीं पर एक वेवेल योजना भी आई थी, ना उसमें था। इसे शिमला समझौता भी कहते हैं, शिमला सम्मेलन भी कहते हैं, वहाँ भी कोई ऐसी बात 2 देशों की नहीं थी। अब संविधान सभा की संरचना कैसी हो? संविधान सभा तो बन जाएगी, लेकिन उसका कंपोजिशन, उसका गठन किस तरीके का होगा, कौन करेगा गठन? तो सबसे पहले तो हमें यही पता है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो रहा था। तो यहाँ पे लिखा भी है कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसका गठन हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? क्योंकि कई बार ये दे देते हैं तो हमें लगता है यार 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 1947 में हम आज़ाद हुए, तो हम आज़ाद हुए उससे पहले संविधान सभा थोड़ी बन गई होगी, उससे पहले ही बन गई थी। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य हुआ करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर गणित। जो ये गणित समझ लेगा, वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। ये गणित समझ में नहीं आती है। मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में। देखो, कुल सदस्य कितने थे? 389। ऐसे ही बना लो एक छोटे-छोटे कागज़ होते हैं ना, उस पे इसको बना लो। अच्छा रहेगा, वरना फिर सोचते रहना क्या हुआ था। 389, 296 एक तरह के लोग थे, 93 एक जैसे क्षेत्र थे। हमारा पूरा भारत है उसमें। 296 में ब्रिटिशर्स जो थे, वह डायरेक्टली शासन कर रहे थे, डायरेक्टली, ठीक है? 93 जो थे, उसमें राजा-महाराजा थे, यानी कि रियासतें। कई राजा-महाराजा थे ना, जैसे हैदराबाद रियासत थी। उसने शुरू से ही ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़े थे कि साहब जैसा कहोगे वैसा करेंगे। तो हम एनसीईआरटी की सीरीज में देख रहे थे, पूरे भारत को अपने, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूडेड था। 2 तरीके के क्षेत्र थे, एक पीले रंग से था और एक रेड कलर से था। आपको याद होगा, अगर आपने मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो उसमें 2 कलर इसीलिए थे, क्योंकि कुछ कलर राजा-महाराजा थे, जहाँ ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूप से शासन कर रहे थे, और 296 जहाँ ब्रिटिश डायरेक्ट शासन कर रहे थे। लेकिन अब इस 296 में भी 2 तरीके की चीज़ें थी। इस 296 में देखेंगे तो 292 और 4। अब ये 4 क्या हैं? तो ये 4 बड़े शहर मान लो, जैसे कलकत्ता, जैसे बम्बई, मद्रास, ऐसे। इन 4 क्षेत्रों में मुख्य आयुक्त था, मुख्य आयुक्त, और इन 292 में गवर्नर थे। आपको सिंपल अगर मैं बताऊँ, तो ये आज के समय नगर पालिका आप सुनते होंगे, नगर परिषद सुनते होंगे, नगर निगम सुनते होंगे। नगर पालिका परिषद और नगर निगम सुनते हो कि नहीं? नगर पालिका, नगर परिषद। नगर परिषद क्या है? जो नगर पालिका बड़ी हो जाती है उसे नगर निगम, नगर परिषद नहीं, नगर निगम। जो नगर पालिका बड़ी हो जाती है उसे नगर निगम कह सकते हैं, जो शहर बड़ा हो जाता है। जैसे आप दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली में नगर निगम है, नगर पालिका नहीं है। तो यही यहाँ पर समझो, ये 4 बड़े शहर थे। तो ये 4 मुख्य आयुक्त के अंडर में थे, और ये 292 थे, ये मान लो छोटे शहर थे। यहाँ गवर्नर था। हालाँकि ये शहर नहीं, राज्य थे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप उसकी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है? जो बड़े राज्य थे, वह 4 थे। उसमें मुख्य आयुक्त था। जो छोटे शहर टाइप थे, सॉरी, राज्य टाइप थे, वह 292 थे, ठीक है? इन 4 में मुख्य आयुक्त था, और वो, तो ये बँटवारा हो गया आपकी नज़र में। फिर से देख लो, 389 टोटल थे,
जब संविधान सभा बनी, 296 ब्रिटिश थे और 93 राजा महाराजा की रियासत थी। तो ये तो 93 किनारे हो गए। काम इन 296 में था, 4 अलग थी और 292 अलग थी। ये डायग्राम अपने छोटे पेज पे बना के चिपका लो सामने। फिर क्या होगा? फिर होगा देश आजाद। जब देश आजाद होगा तो मुस्लिम लीग किनारे हो जाएगी। अब मुस्लिम लीग किनारे हो जाएगी तो ये जो 389 हैं, ये 389 घट कर कितने हो जाएंगे? 299। 389 से घटकर 299 लोग हो जाएंगे। बाकी कहाँ चला जाएगा? बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले जाएंगे। समझ गए? तो ये जो डायग्राम है इसको ध्यान रखिएगा कि 389 कुल सदस्य थे। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। 93 रियासतें थी, 296 ब्रिटिशर्स थे। 93 में इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का शासन था और 296 में डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का शासन था। 292 गवर्नर के अंडर में थी, 4 मुख्य आयुक्त के अंडर में थे। ठीक है, मैं शहर बता रहा था इसलिए कि आपको याद हो जाए, बाकी ये राज्य ही थे, ध्यान रखिएगा, प्रांत थे, बड़े बड़े प्रांत। और जब आजाद हो गया देश तो 389 से कुछ लोग निकल के चले गए बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो बचे हमारे पास 299। तो पूरा संविधान अगर मुख्य रूप से देखें तो ये 299 लोगों के द्वारा बनाया गया है। संविधान पे सिग्नेचर हुए हैं, हस्ताक्षर जब अंत में कंप्लीट हो गया तो हस्ताक्षर 284 लोगों ने ही किए हैं। तो आप ये कहोगे 284 क्यों करेंगे 299 में? तो आप बताओ, आपके विद्यालय में कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों ना हो, कितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन क्यों ना हो, क्या सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होते थे? कितनी भी फंक्शन या कुछ भी हो, नहीं होते थे। कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, कुछ लोगों को कोई समस्या हो सकती है, और सब बुजुर्ग लोग थे अधिकतर देखा जाए तो, मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। कोई बीमार भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं उस दिन सभी लोग उपस्थित हो। तो ये ध्यान रखना 284 लोग उपस्थित थे, इन्हीं लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। क्योंकि आपको ध्यान रहेगा ना कि 299 थे तो 299 ने ही हस्ताक्षर किए होंगे, ये सही नहीं है। अब चलते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अस्थायी तौर पर देखें, जैसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। तो इस दिन राजेंद्र प्रसाद साहब नहीं आए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? इनको बना दिया गया था अध्यक्ष, क्योंकि ये सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, सबसे बड़े व्यक्ति थे उम्र में। लेकिन जब दूसरी मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। ये मीटिंग कब हुई थी? ये मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946। डेट भी याद रखनी, हम आगे बताएंगे भी आपको भी और भी चीजें। उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ध्यान रखना, जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे उस दिन ये लोग उपाध्यक्ष नहीं थे। जिस दिन स्थायी अध्यक्ष बने उसी दिन ये उपाध्यक्ष भी बनाए गए। संविधान सलाहकार बी.एन. राव साहब थे, इनके बारे में भी अभी हम बातें करेंगे। बी.एन. राव साहब का भी संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनका नाम कम लोग लेते हैं, आपको इनका नाम याद रखना है। बी.एन. राव साहब भी आपके संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 389 लोग जो आए हैं ये कैसे आए? किसी को भी उठा के संविधान सभा में बिठा दिया गया? नहीं भाई साहब, ऐसे थोड़ी संविधान सभा बनती है। तो हमने देख लिया 389 में कहाँ-कहाँ से लोग आए, वह तो देख लिया। 389 लोग पहली बार तो प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं आए। हम लोगों ने वोटिंग नहीं की थी। हम लोगों मतलब हमारे दादा-परदादा ने वोटिंग नहीं की थी। तो कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। तो सिर्फ चुनाव से आए थे क्या? सबको वोट देकर भेजा गया था ना? तो नहीं। आंशिक चुनाव और आंशिक नामांकित। आपको राज्यसभा याद है? कुछ लोगों ने राज्यसभा के बारे में सुना होगा। आपकी जो राज्यसभा है उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक चुनाव कराते हैं और एक नामांकित किए जाते हैं। तो बताओ शेर और शेरनियों, कितने लोगों को नामांकित किया जाता है आपकी राज्यसभा में और कौन नामांकित करता है?
तो ये संख्या होती है 12। ये हमारे प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ही प्रसिद्ध हों किसी क्षेत्र में, जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देखेंगे तो उनको वहाँ पर नामांकित किया गया था। जैसे आप सुधा मूर्ति मैम को देखेंगे वहाँ पर नामांकित किया गया है। ठीक है? या नामित बोल देते हैं, नामित। ठीक है? राष्ट्रपति नामित करता है। बाकी सबका चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा का भी चुनाव आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कौन चुनता है? तो जो राज्यों में विधायक लोग होते हैं, वह राज्यसभा के मेंबर को, सदस्य को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। ठीक है? तो इस राज्यसभा वाली सिस्टम से आप समझ लेना कि संविधान सभा का भी चयन वैसे ही हुआ था। ठीक है? तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। जो आंशिक चुनाव है, तो चुनाव कहाँ होगा? तो चुनाव वहां होगा जहां सरकार है। सरकार मतलब सरकार भी थी। हाँ, चुनाव वहां होगा जहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन है। अब हमें आप बताओ, अगर कहीं रियासत है, राजा महाराजा है, तो जहां राजा होते हैं वहां का चुनाव होता है क्या? सिंपल, रटना समझना कुछ है ही नहीं। अपने दिमाग से बताओ, जहां राजा होगा, जहां महाराजा होगा, वहां चुनाव होगा। सिंपल सी बात है, चुनाव थोड़ी होगा। वो राजा है, वो चुनाव से थोड़ी आया है। तो नामांकित कहाँ होंगे? नामित कौन करेगा? तो जो राजा महाराजा थे, जो रियासतें थी, कितनी अभी हम लोगों ने देखी, 93। ये 93 लोग नामित थे, नामांकित थे। राजा ने कहा ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, इसको संविधान सभा में ले जाओ। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि रियासतों के प्रतिनिधि नामांकित किए गए और प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से चुनाव हुआ। लेकिन आप यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो रियासतें थीं, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा हमें संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना है। फिर से बोलो, जो लोगों को नामांकित होना था, नामित होना था राजा महाराजा के द्वारा, वह कभी नामांकित नामित हुए नहीं। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों ने कहा कि हम संविधान सभा से अलग रहेंगे, हम संविधान सभा में शामिल ही नहीं होंगे। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्टर तो आपको समझ में आ गया। तो राज्यसभा वाला मिटा दें। बस राज्यसभा से याद रखना, दोनों तरह के लोग थे। आंशिक रूप से चुनाव भी हुआ था और आंशिक रूप से नामांकित। लेकिन ये भी ध्यान रखना, चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे हुआ था, जैसे राज्यसभा में होता है। हम वोट करके जो सांसद बनाते हैं वह लोकसभा में बैठते हैं, निम्न सदन में बैठते हैं। हमारे के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा वोटिंग करके संविधान सभा में प्रत्यक्ष चुनाव करके लोग नहीं भेजे गए थे। क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है। क्षेत्र के आधार पर था क्या? यूपी से, उसमें यूनियन प्रोविंसेस होता था, संयुक्त प्रांत। यूपी से 4 जाएंगे, एमपी से 2 जाएंगे, बंगाल से 2 जाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या था? जनसंख्या के आधार। कितनी जनसंख्या पे? तो 10 लाख थी शायद। ठीक है, 10 लाख। हाँ, 10 लाख शायद, क्या 10 लाख ही थे। 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति संविधान सभा में उपस्थित था। एक व्यक्ति। ठीक है। जैसे आज आरक्षण वगैरह होता है या एससी एसटी अलग अलग है, उस समय भी था क्या? नहीं। उस समय 3 समुदाय थे। कौन से 3? एक समुदाय था मुस्लिम। अब इनको तो अलग रखना ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग कह रही थी। एक समुदाय था सिख और एक समुदाय था सामान्य। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कहीं नहीं है वह सब सामान्य में है। आप मुस्लिम हो तो यहाँ रहोगे, आप सिख हो तो यहाँ रहोगे, आप अन्य किसी भी धर्म से हो तो आप सामान्य कैटेगरी में रहोगे।
समझ में आया? तो जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का वर्गीकरण हुआ था। ठीक है? जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी 10 लाख पर 1 व्यक्ति। अब आप कहोगे कि क्या एक ही समुदाय से संविधान सभा में लोगों को भेजा गया था? क्या सभी हिंदू थे? क्या सभी मुसलमान थे? क्या सभी सिख थे या सभी ब्राह्मण थे या सभी राजपूत थे? ऐसा था क्या? तो नहीं था। क्यों? तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ये मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। क्या सभी मुस्लिम थे? सभी हिंदू थे? सभी महिलाएं थीं? सभी पुरुष थे? नहीं, सभी लोगों का ध्यान रखा गया था और इसमें महिलाएं भी थीं। कितनी थीं? 15 महिलाएं। ठीक है? तो सभी वर्गों का, सभी लोगों का ध्यान रखा गया था। एक लाइन में आपको अगर बताया जाए तो क्वेश्चन आएगा कि महिलाएं नहीं थीं, तो आपको रॉन्ग कर देना है। सिंपल सी कॉमन सेंस भी लगाकर रॉन्ग कर देना है। भाई इतने बड़े देश में इतनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया आजाद कराने में, तो क्या संविधान सभा में नहीं होंगी? होंगी। बस एक नाम याद रखना जो संविधान सभा में नहीं था और उस समय बड़े नेताओं में था, या कहें सबसे बड़ा नेता था, उसका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि हम नहीं संविधान सभा में रहे। तो एक बड़े व्यक्तित्व के अलावा अधिकतर उस समय के जितने बड़े नेता थे, जिनका भी आप नाम सुनोगे, वह सब यहाँ उपस्थित थे। ठीक है? तो हमने लगभग सभी बातें बता दी। अब हमें बस ये बताना है निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव। तो बस इतना ध्यान रखना, जो राज्यसभा में चुनाव होता है विधायकों के द्वारा, या राष्ट्रपति का चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वह इसी आधार पर होता है। ठीक है? अब ये जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तब आप समझ लेना। वैसे ही चलो मैं बता देता हूँ। मान लो अभी आपके पास कैसा होता है, ऐसा बैलेट पेपर होता है कुछ। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है। आपको बी व्यक्ति पसंद है तो आप यहाँ पर जाके मुहर लगा देते हो या बटन दबा देते हो, आपका वोट पड़ जाता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सभी को नंबर देने हैं। जैसे मान लो सी व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मैंने कहा ये बन जाए तो मजा आ जाएगा, तो मैं उसके नाम के सामने 1 लिख दूंगा। मुझे लगा यार सी के बाद अगर देखें तो सी से थोड़ा कम बढ़िया पी वाला है, तो हम 2 लिख देंगे। फिर मुझे लगा यार ये तो सबसे ही खराब है, एक का तो मतलब क्या ही बताऊं, तो 3 यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि क्योंकि ए तो सबसे खराब है, तो 4 यहाँ लिख दूंगा। ऐसे वोट पड़ता है। अब कई बार पूछा जाता है कि ऐसा वोट क्यों नहीं भारत में डलवाया जाता है पब्लिक के द्वारा? तो आप खुद समझो, आपका भी दिमाग एक बार चक्कर आ गया होगा अगर आप पहली बार देख रहे होंगे। तो क्या हमारे देश में, गाँव में या शहर में उपस्थित वह लोग जो ये गणित समझ पाएँगे? जो कई बार मुहर लगाने में गलती कर देते हैं, बटन दबाने में गलती कर देते हैं, वह ये लिखना पढ़ना जब हमारे यहाँ साक्षरता 100% नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी समझ में आ गया। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा तो मैंने बता ही दिया। तो 296 सीटें जो थीं, हम लोगों ने 389 किया था, 93 सीटें कर दी थीं। 93 ये तो रियासत की थी, बची कितनी थी? 296। अब 296 पर चुनाव होगा क्योंकि चुनकर भेजने थे, तो 296 पर हुआ चुनाव। अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखना हमेशा, अप्रत्यक्ष। तो कौन कितनी सीटें जीता, एक बार ये भी गणित देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड करो 3 पार्ट्स में। क्यों सर 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करें? क्योंकि एक था कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी, कितनी जीती? 208। 108 नहीं, 208। 108 क्यों बोला? क्योंकि आप सुनते होंगे 108 मंत्रों का जाप कर लो, 108 मालाएँ कर लो,
108 तो 108 आपको याद रहेगा। तो 108 नहीं 208 कर लो वहाँ पर, याद रहेगी, लिंक बनी रहेगी। मुस्लिम लीग ने 73 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 73। और भी कई ऐसे छोटे समूह थे, स्वतंत्र लोग थे, वो उनको 15 सीटें मिली। जैसे आप कह देते हो ना निर्दलीय लड़े, या कोई छोटे अन्य में चला जाता है कि कांग्रेस को इतनी मिली हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, भाजपा को इतनी मिली, या राजस्थान में कांग्रेस को इतनी, भाजपा को इतनी, अन्य को इतनी सीटें मिली। तो वही यहाँ है, दो बड़े जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग बड़े लोगों को बता दिया गया, बाकी सबको अदर में डाल दिया गया। अदर, ठीक है, जोड़ के देख लो वही बन रहा है क्या? 8 3 11 5 16 6 1 7 1 8 9 और 2, ठीक है। और ये जो 93 सीटें थी ये भरी नहीं जा सकती, क्योंकि रियासतों ने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार जो आजकल होता है, एक उम्र के ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, वह उस समय नहीं था। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुनी गई थी, लेकिन ये ध्यान रखना प्रत्येक समुदाय के द्वारा वहाँ प्रतिनिधि भेजे गए थे। तो वहाँ प्रतिनिधि सभी लोगों के थे, चाहे वह मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, पारसी हो, आंग्ल भारतीय हो, भारतीय ईसाई हो, फिर हिंदू के अंदर चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी थे, महिलाएं भी थी। बस एक नाम याद रखना, महात्मा गांधी साहब का, वह नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, समितियों पर फिर बात को जाएंगे, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो कार्यप्रणाली में एक डेट याद रखिएगा पहले तो, 9 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि प्रथम बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो पहली बैठक थी, तो क्या मुस्लिम लीग थी? पहले प्रश्न तो यही होगा। हाँ, मुस्लिम लीग थी, लेकिन उसने क्या किया था? बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार। तो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में बना दें, पहली बैठक में सभी सदस्य संविधान सभा के उपस्थित थे, आपका तुरंत दिमाग घूमना चाहिए कि सभी सदस्य कैसे उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, क्योंकि वह तो एक ही मांग पर अडिग थी, पाकिस्तान, 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 जो कि अगस्त प्रस्ताव में नहीं मिला, जो कि क्रिप्स मिशन में नहीं मिला, केवल योजना में नहीं मिला, लेकिन वह फिर भी साम दाम दंड भेद जो भी कर पा रही थी कर रही थी, कि हमें तो बस बहिष्कार करके, दंगा फसाद करके बस पाकिस्तान मिल जाए। तो इसलिए बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है। केवल 211 सदस्य। तो कहोगे 211, हाँ, कुछ लोग बीमार भी तो हो सकते हैं, कुछ को कोई काम भी तो हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 9 दिसंबर 1946। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि स्थायी अध्यक्ष नहीं मिला था हमें, अस्थायी अध्यक्ष था, जो हम ऊपर पढ़ के आए, सच्चिदानंद सिन्हा साहब अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर दूसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब आपने यूपीएससी कहानी शुरू की तो कोई उद्देश्य होगा ना, क्यों आप यूपीएससी करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका? तो ये संविधान सभा का क्या उद्देश्य है, ये भी तो बताना था। हमें कैसा संविधान चाहिए, हम संविधान में क्या चाहते हैं। ऐसे ही बैठ जाएंगे कि हाँ चलो बैठो संविधान बनाते हैं, कोई रोड मैप होगा, कुछ तो होगा ना। तो उसी को उद्देश्य प्रस्ताव के तहत प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा। ये प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ और स्वीकार कब हुआ, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 22 जनवरी 1946 के बाद क्या आएगा? 1946 के बाद आएगा 1947।
1947 इसमें स्वीकार कर लिया गया। अब कहोगे इतने दिन बाद? हाँ, कोई भी संविधान सभा में चीज आएगी, उस पर डिस्कशन होंगे, उसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद स्वीकार अस्वीकार संशोधन किया जाएगा। 3 डेट मैंने यहाँ बता दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक होती है इसीलिए। 13 दिसंबर 1946 क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है इसलिए। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है इसलिए। पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बनाए गए, तो ये सेकंड मीटिंग जो हुई थी 13 दिसंबर 1947 को, उसमें ये बनाए जाते हैं अध्यक्ष। प्रथम बैठक में या नहीं अध्यक्ष थे। ठीक है, सिंपल हो गया। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, सदन का, संविधान सभा का अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब उद्देश्य प्रस्ताव हम लोगों ने पढ़ा, तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो 2-3 चीजें आपको 2-3 शब्द याद रखने हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो संविधान सभा में उद्देश्य में कहा गया हम स्वतंत्र हैं। संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र। फिर संप्रभु। संप्रभु मतलब हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, कोई और देश हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, किसी अन्य देश के कहने पर हम अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। हम तभी रोकेंगे जब सामने वाला गिड़गिड़ा कर कहेगा साहब बख्श दो। हम गणराज्य हैं, हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय भी चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर बहुमत का भी ऐसा वैसा बहुमत नहीं, 50% +1 का बहुमत के साथ राष्ट्रपति बनेंगे। तो यहाँ ध्यान रखो, गणराज्य का मतलब है जो हमारा हाईएस्ट पद होगा, सबसे ऊंचा पद होगा राष्ट्रपति का, वह भी वोट के आधार पर आएगा, ना कि ब्रिटेन की तरह राजा राजा राजा। ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, राजा होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, चुनाव के द्वारा आता है। तो ये 3 शब्द याद रखिएगा। ये तीनों शब्द कहाँ हैं? ये तीनों शब्द हैं उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया जा रहा है उसमें। फिर क्या होगा? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र भी अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहे, फलाना फलाना फलाना, एक लाइन में समझो। नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। आप नहीं बना पा रहे हो तो यही जो लिखा है, जो मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लो, आपका नोट तैयार हो जाएगा। थोड़ा दूर दूर लिखना, ठीक है। भारतीय संघ जो अपना प्यारा भारत था उस समय, ठीक है, इसको भी मिला लो, इधर 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 जो भी पूरा अपना भारत कहा गया। जो भारत इस समय है, चाहे वह ब्रिटिश क्षेत्र में हो, चाहे इसके बाहर कोई है, जैसे मान लो कोई ये क्षेत्र है, ये कह रहा हम भी मिलना चाह रहे हैं, तो यह भी हमारे यहाँ आ जाएगा, इस पर भी संविधान लागू होने लगेगा। ठीक है, समझ गए? तो भारत, भारत के क्षेत्र या भारत के बाहर के कोई क्षेत्र हो, सब पर यह लागू हो जाएगा, सब भारत का हिस्सा माने जाएंगे। और क्या था? ऊपर जो भी वर्णित चीजें हैं उनका जो सीमाओं का निर्धारण है वह संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे उनकी अवशिष्ट शक्तियां निहित रहेंगी। प्रशासन के संचालन के लिए सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित हैं राज्यों को प्राप्त होंगी। मतलब शक्तियों की बात कर दी गई कि शक्तियां कैसे, पावर किसे कैसे मिलेगी, केंद्र को कितनी, राज्यों को कितनी, इसकी भी बात कही गई थी। आपको बस इतना याद रखना है। संप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां, प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग
सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। जो भी संविधान बनाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका स्रोत देखा जाए, सोर्स देखा जाए, तो भारत की जनता है। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारत की जनता के द्वारा ही चुनकर लोग भेजे गए हैं और जो भी वह पावर लिए बैठे हैं, जो संविधान सभा बना रहे हैं, जो संविधान की शक्तियाँ होंगी, उसका सोर्स क्या होगा? भारत की जनता। जब आप वर्तमान की प्रस्तावना देखते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न। तो सोर्स क्या है शक्तियों का? किसकी शक्तियाँ? संविधान की शक्तियाँ। संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिली? भारत की जनता। और क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में? सभी लोगों के लिए न्याय की बात कही गई थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो आज की प्रस्तावना है, वह भी इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकली हुई कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है इससे। तो जब आप वर्तमान संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, वह याद करनी है और रटनी है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। वह याद हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा न्याय कितने प्रकार का था? 3 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर बात कही गई थी स्वतंत्रता, तो ये भी वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में लिखा हुआ है। सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। अवसर की समानता, समानता आप मौलिक अधिकार में भी पढ़ोगे, समानता। भ्रमण, संगठन बनाना, ये सब मौलिक अधिकार में आप पढ़ोगे, ये सब चीज़ें भी लिखी गई थी। और एक शब्द और था, लोक नैतिकता। तो ये बड़े-बड़े शब्द पूछे जा सकते हैं कि कौन उद्देश्य प्रस्ताव में था और कौन नहीं था। तो जब आप रीड करना, तो इन शब्द को हाइलाइट अवश्य कर लेना या अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। और एक पॉइंट था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लोगों को डर लग रहा था, चाहे वह अल्पसंख्यक हों, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे वह पिछड़े वर्ग हों किसी भी तरीके से, चाहे वह जनजातीय क्षेत्र हों, जनजातीय लोग हों, कोई भी लोग हों, आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी लोग हों, सबको ये बताया गया कि आप निश्चिंत रहें, आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप आज भी देख सकते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, एक तरफ अपना प्यारा हिंदुस्तान आज भी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर नहीं, क्षेत्रीय आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर नहीं और जातीय आधार पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सभी भारतीय बनकर खड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो चाहे वायु क्षेत्र हो, चाहे समुद्र क्षेत्र हो, चाहे भू क्षेत्र हो, सभी तरीके से हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। हम आज भी देखते हैं कि कई बार आपको लगता है केंद्र शक्तिशाली बहुत है। क्यों? क्योंकि संघ की एकता, देश की एकता बनी रहनी चाहिए। ये भी बात कहीं न कहीं कही जाती है, क्योंकि हम टुकड़े कर चुके थे अपने देश के। हम लोगों ने देखा था अपने देश के टुकड़े होना। अब कोई नहीं चाहता था भविष्य में ऐसा फिर से हो। इसलिए कहा गया केंद्र को थोड़ा इतना शक्तिशाली बनाओ कि अगर राज्य कोई अलग होना चाहे तो वह अलग ना हो सके। तो चाहे क्षेत्रीय, चाहे वायु के आधार पर आज भी आप देखोगे हमारे यहाँ नोटम जारी हो जाता है। हमारे यहाँ जैसे ही ये 5 अक्षर निकलते हैं सरकारी अधिकारियों के मुँह से, हमारे पड़ोसी देशों के अंदर खलबली मच जाती है। कहीं फिर से तो नहीं ये नोटम करके कुछ और तबाह कर दें। तो नोटम हम क्या जारी करते हैं कि हमारे जो हवाई क्षेत्र है, हमारे जो देश की सीमाएँ हैं, उसके ऊपर से आप निकलें तो ढंग से निकलें वरना निकलें ही मत। ठीक है? नोटम का मतलब हमारे एयर स्पेस को जितने स्पेस में नोटम जारी हुआ है, उसका यूज़ ना करें। इसका मतलब है हमारे ऊपर जो हवाई क्षेत्र है, वहाँ भी हमारी
अंडर में आता है। बाकी आप जो भारत है उसकी बाउंड्री का जो जल वाला क्षेत्र है वो कितना आता है वो सब आप पढ़ोगे जियोग्राफी में, ठीक है? लेकिन हमारा काफ़ी क्षेत्र है जहाँ हम सुरक्षा मुहैया कराएँगे, वहाँ हम जो चाहें वह करने के लिए संप्रभु हैं, ऐसी बातें बताई गई थी। बाकी हम शांति की बात ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम शांति की भी बात करेंगे, मानव कल्याण की बात करेंगे, हम तो विश्व का कल्याण हो को मानने वाले लोग हैं, तो ये बातें तो होंगी ही होंगी। तो ये सब चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में थी, आपको याद रहनी चाहिए और हम इसे 22 जनवरी 1900 जब हम कह रहे हैं तो उससे मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे अपने जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया, हम का मतलब हम उनसे रिलेट करते हैं, तो उन्हीं को आप समझिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं वहाँ बैठा था स्वीकार करने के लिए, ठीक है? कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, कहते हैं सर कह रहे हैं हमने स्वीकार किया, हमने कब स्वीकार किया भाई? तो ऐसा नहीं, हमने का मतलब हम भारतवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और फिर एक अन्य कहानी आती है, उसको भी कर लेते हैं। क्या कहानी आती है? ये हम लोगों ने 22 जनवरी 1947 की बात कर ली। हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त। बोलते कुछ और हैं, लिखता कुछ और है, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट है। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947। तो इसके बीच में आपको कुछ महीने दिखेंगे, आपको कुछ जगह खाली भी दिख गई। तो ये खाली जगह क्यों छोड़ी? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले धीरे-धीरे कुछ रियासतें ऐसी थीं, जो इसमें शामिल होती गईं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई ठीक काम हो रहा है, शामिल हो जाओ वही बढ़िया। तो रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होना शुरू हो गए। ठीक है? क्या याद रखोगे? जो देशी रियासतें थीं, उसके प्रतिनिधि धीरे-धीरे संविधान सभा में शामिल होना शुरू हो चुके थे। फिर आती है 15 अगस्त 1947 की बारी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि इससे पहले आप देखोगे तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन कौन था? तो यहाँ का वायसराय था। इसे वायसराय बनाकर भेजा गया था। तो माउंटबेटन योजना आती है, इसी की वजह से या इसकी योजना के स्वीकार करने की वजह से हमें आज़ादी मिली। ठीक है? तो अब देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होगा तो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, वह सिर्फ़ पाकिस्तान से थोड़ी थे, उस क्षेत्र से थोड़ी थे जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाला था, उस क्षेत्र से भी थे जो इंडिया का क्षेत्र था। तो जो लोग यहाँ रुकना चाह रहे थे, वह लोग संविधान सभा में शामिल रहे। उन्होंने बहिष्कार करना बंद कर दिया। इंडिया में जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश में चले गए, वह संविधान सभा से आउट हो गए। तो कुछ लोग बहिष्कार करना बंद कर दिए थे, संविधान सभा में आ गए, उपस्थित हो गए। कि इनका मतलब उपस्थित है, ये पहले से थे, बहिष्कार कर रहे थे मुस्लिम लीग के झंडे तले। कुछ लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में थे, तो वह भारत के क्षेत्र के हैं ही नहीं, तो वह संविधान सभा से आउट हो जाएंगे। अब देश आज़ाद हो गया, तो यहाँ जो रियासतें थीं, वह भी पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा हो गईं। कुछ प्यार से, कुछ मार से। अब रियासतें हो गईं, तो इसके क्षेत्र के भी प्रतिनिधि होने चाहिए संविधान सभा में। तो जब रियासतें शामिल हो जाएँगी, तो इनके प्रतिनिधि भी संविधान सभा में पहुँच जाएँगे। ठीक है? समझ में आ गई ये कहानी? फिर से बता दें? समझ लो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आएगा यहाँ से। तो 22 जनवरी 1947 वो है, जब हम उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। फिर आती है 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। इससे पहले जब संविधान सभा काम कर रही थी, तो कुछ रियासतों के प्रतिनिधियों को लगा काम सही हो रहा है, ज्वाइन कर लो। और प्रतिनिधि धीरे-धीरे संविधान सभा में इंटर होते गए। कुछ फिर भी बहुत महान लोग थे जो कह रहे थे नहीं हम तो अलग रहेंगे।
तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और हम 15 अगस्त 1947 को 14-15 अगस्त की रात को पाकिस्तान अलग होता है और हम आज़ाद होते हैं। तो मुस्लिम लीग के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के एरिया में थे, वर्तमान का बांग्लादेश है, उस समय का पाकिस्तान ही था। वह निकल गए संविधान सभा से, आउट हो गए। जो इंडिया में थे, वह इन हो गए। भाई अब इंडिया में रहना है तो हमें बहिष्कार नहीं करना है क्योंकि मुस्लिम लीग तो गई। जब आज़ाद हो गए तो रियासतों को लगा भाई ज़्यादा दिन तक तो नहीं टिक पाएँगे क्योंकि वल्लभ भाई पटेल साहब जिंदाबाद कर रहे थे। तो रियासतें शामिल हो गई भारत में। कुछ थे जिनको लग रहा था हम बहुत बड़े नेता हैं, उनको फिर कायदे से समझाया गया। सभी प्रतिनिधि शामिल हो गए। यानी कि अब देखा जाए तो संविधान सभा में भारत या स्वतंत्र भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लोग इस सभा में उपस्थित थे। सभी कास्ट, सभी धर्म के प्रतिनिधि शामिल थे। अब भारत आज़ाद होगा जब 1947 में, तो कुछ परिवर्तन भी आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि अभी तक हम देखें तो संविधान सभा जो बनी थी, वह किसके अकॉर्डिंग बनी थी? किसकी वजह से बनी थी? किसकी योजना से बनी थी? तो ये कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मिशन आया था, उसके द्वारा बनी थी। अब क्या था? अब देश आज़ाद हो चुका है, तो इस सभा की स्थिति में परिवर्तन भी लाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग आ गए, तो कुछ चेंजेस तो होने ही चाहिए। कुछ चेंजेस तो होने ही चाहिए। देश आज़ाद हो गया है, इतने लोग आए, गए, सब तो 3 चेंजेस हुए। 1, 2, 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये, अब हम पर संविधान सभा पर कोई किसी का हाथ नहीं है। हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं और संविधान सभा संप्रभु है। संप्रभु मतलब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ भी मतलब देश के लोगों के द्वारा चुनी गई सभा, देश के लोगों द्वारा चुनी गई सभा, लोगों के रूल्स रेगुलेशन यानी कि संविधान बनाने के लिए जो भी सही होगा, अब वह करेंगे। और ब्रिटिश संसद द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं, वह सब खत्म भी कर सकते हैं, वह संशोधन भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। मैं एक कंपनी में ओनर था, ठीक है? मान लो मैंने अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, ठीक है? अब हमारी हो गई डेथ, हमारा कोई दूसरा व्यक्ति या लड़का या कोई घर का व्यक्ति उस पे बैठ गया। अब वह बैठा है, तो वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा। करना चाहे तो कर ले, करना चाहे तो बदलाव भी कर सकता है कि नहीं, अब ये वाला रूल जो है ये फलाने बना के गए थे, हम तो नहीं मानते, हम इसको परिवर्तित कर देंगे। या ये रूल्स फलाने बनाकर गए थे, हम इसे खत्म कर देंगे। अब वह संप्रभु है, वह जो डिसीजन ले वह सही है। तो ये यहाँ पर पहला काम हुआ। देश आज़ाद हुआ, बाहर लोग निकल कर बाहर गए। हम अब अपने देश के लिए जो सही होगा वह करेंगे। उनके द्वारा कानून अगर हमें लाभ पहुँचा रहे होंगे तो हम रखेंगे, नहीं लाभ पहुँचा रहे होंगे, घटिया कानून होंगे, खत्म कर देंगे। कुछ में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, तो संशोधन करके हम रख लेंगे। पहला तो ये याद रखना है, ठीक है? जो 1773, 93, 13, 33, 53, 58, 61, 92, 09, 19, 35, 1947 भी जो हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़े थे, वह भी समाप्त कर सकते हो आप। कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कानून खत्म करो, अगर नहीं देश के हित में है तो। दूसरा काम क्या हुआ? अब सरकार भी चलानी थी, देश भी चलाना था, तो कोई सरकार तो थी नहीं, कोई सांसद आपने चुनकर भेजे नहीं थे, तो देश को चलाएगा कौन? समझ रहे हो? देश कोई तो चलाएगा, कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई तो मंत्री बनेगा, कोई तो सांसद बनेंगे। तो कहा अब क्या करें? कहा तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकता। हाँ भाई, तुरंत तो नहीं हो सकता। तो ये संविधान सभा जो है, इसे ही विधायिका बना दो। विधायिका मतलब आप सांसद से लो, संसद से लो। यानी
कोई भी अब कानून बनाना है या हम यहाँ पर एक्ट लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है, अधिनियम लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है। एक्ट या कानून दोनों लिख लो। कानून बनाना है, तो कौन बनाएगा? अभी तक तो ब्रिटिश संसद बना रही थी, अब ब्रिटिश संसद तो है नहीं, कौन बनाएगा? तो संविधान सभा को दूसरा काम दिया गया कि आप विधायिका का भी काम करोगे। तो संविधान बनाना तो काम था ही, अब इसे विधायिका भी कहा जाने लगा, यानी कि ये पहली संसद थी स्वतंत्र भारत की, पहली संसद जिसमें सांसद चुनकर नहीं भेजे लोगों ने, प्रत्यक्ष तौर पर। समझ रहे हो आप? कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचो, इमेजिन करो, पहली सांसद की यह ग्रुप था जो लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर चुनकर नहीं भेजा था। तीसरा क्या था? तो तीसरा था मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए, तो मुस्लिम लीग, ये तो हम ऊपर भी पढ़कर आए थे। तो अब कितने लोग बचे? तो अब भारतीय संविधान में सिर्फ 299 लोग बचे, जो उस समय एक और पेज की जरूरत पड़ेगी, उसको भी ऐड कर लेते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। तो अब 299 लोग बचे। तो रियासतों में कितने बचे? कुछ रियासतें उस क्षेत्र में भी चली गई होंगी जो पाकिस्तान का क्षेत्र था। तो जो रियासतें 93 थी ना, अब 93 नहीं है, अब कितनी है? 70, यानी 23 रियासतें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई। जो यहाँ पर 296 था, वह 296 नहीं है, कितना है? 229 है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सी? जो ये विधायिका बन गई, तो अब संविधान सभा दो काम कर रही थी। एक, संविधान भी बना रही थी, और एक विधेयक भी बना रही थी, यानी कि सांसदी का काम कर रहे थे लोग। संसद थी, यानी कि विधायिका थी। तो आप इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला साहब को देखते हैं, तो उस समय भी कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा, जब संविधान बन रहा था तो हमारे सबके प्यारे राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यही क्या विधायिका के समय करेंगे? नहीं, विधायिका के समय कौन करेगा? तो ये थे जीवी मावलंकर साहब, जीवी मावलंकर साहब, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बैठक संविधान सभा के रूप में होगी, जब लोग संविधान बनाने पर चर्चा करेंगे, जब लोग संविधान के जो नियम हैं, जो संविधान के द्वारा चीजें कही जा रही हैं, जो संविधान क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कौन सा अनुच्छेद रखा जाए, कौन सा नहीं रखा जाए, ये सब डिस्कशन होंगे। तो अध्यक्षता उस सीट पर राजेंद्र प्रसाद जी बैठेंगे। जब कानून की बात आएगी, जो आज के समय आप संविधान सभा यानी कि लोकसभा मान लो, जो इस समय लोकसभा आप देखते हो, इधर से राहुल गांधी जी, उधर से नरेंद्र मोदी जी बैठ के जो वार्तालाप किया करते हैं, बहुत ही मधुर, सुखमय, आनंद के रूप में, वहां पर अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब कर रहे थे। बस ये ध्यान रखना, इस संविधान सभा में कोई पक्ष नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था, कोई दाएं नहीं था, कोई बाएं नहीं था। इसमें सब सांसद एक साथ थे और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे थे। अब क्वेश्चन कितने प्रकार से घूम फिर कर आ सकता है, ये तो यूपीएससी जाने, क्योंकि वह यहाँ से ऐसे नहीं पकड़ती है कान, बोल कि ऐसे घुमा घुमा के ऐसे निकाल के ऐसे पूछेगी क्वेश्चन। हालांकि सबसे
आसान होता है पॉलिटी, अगर आपको समझ में आ गई तो। आप पढ़ते रहेंगे, किताब पढ़ लेंगे, इसके बाद आपकी नसों में पॉलिटी बहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो। कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, एक डेट याद रखनी है 22 जुलाई। मुझे लगता है एक तरफ ये डेट दे देगा, दूसरी तरफ क्या अपनाया गया वो दे देगा, और क्वेश्चन पूछ लेगा कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा, हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज। फिर आपको एक डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। इसमें 3 काम हुए। एक, राष्ट्रीय गान जन गण मन। एक राष्ट्रीय गान होगा तो राष्ट्रीय गीत भी होगा, वंदे मातरम। और हमारे राष्ट्रपति महोदय प्रथम कौन होंगे, इसको भी चुना गया। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? वही जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, हम सबके प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 डेट याद रखिएगा, एक 22 जुलाई 1947 और एक 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 तो आपको याद रहेगा, 26 जनवरी से जस्ट 2 दिन पहले इस 22 जुलाई को याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज। यानी कि यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी समझिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, और उससे पहले ही हम अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा बहुत प्यारा सा, हम देश आजाद करने से पहले ही हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। डेट वेट नहीं पूछेगा, या तो क्रोनोलॉजी में पूछेगा 3-4 चीजें देकर, या पूछेगा स्टेटमेंट में राष्ट्रीय ध्वज देश आजाद होने से पहले अपना लिया गया था। ठीक है, बाकी समितियां देखेंगे, उससे पहले हम एक चीज आपको बता देते हैं। हाँ, ये चीज संविधान सभा में कितनी चीजें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन देखो कहीं से भी बन सकता है। यूपीएससी का मैं ये ध्यान रखता हूँ, क्वेश्चन वह फैक्ट भी पूछ लेगा, कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लेगा, करंट भी पूछ लेगा, स्टैटिक भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो थोड़ा सा बस दिमाग में रहे जो मैं बताऊं। 11 सत्र चले 165 दिन में, जैसे आजकल आप समझते हैं ना संसद का सत्र चल रहा है, सेम। कुल समय कितना लगा ये तो आपको रटा होगा, कई बार आपने पढ़ा है। 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रुपए याद मत करो 64 लाख लगे कितने लगे, क्योंकि ज्यादा भी लग सकते हैं कम भी, तो ये मत याद रखो। हाँ, ये याद रखो पारित कब हुआ, 26 नवंबर 1949, जिस दिन सबने सिग्नेचर की है 284 लोगों ने, ना कि 299। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। पारित होना अलग बात है, लागू होना अलग बात है। मान लो मैंने रूल्स बनाए यहाँ पर और मैंने उसे साइन इन करके चालू कर दिया, तो क्या उसी दिन से पारित होना आवश्यक है, उसी दिन से पारित हो जाएगा? नहीं, पारित होने में हो सकता है समय लगे, क्योंकि पारित होने के लिए इन रूल्स को पारित करने के लिए कुछ हो सकता है चीजें मैनेज करनी पड़े, कुछ चीजें बनानी पड़े। तो ये ध्यान रखना, पारित हुआ और लागू हुआ दोनों अलग अलग दिन हुए। क्यों हुआ वो अभी हम देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, क्योंकि संविधान बन गया, फिर चुनाव हुए। इससे पहले जो हम पिछली वीडियो में अंतरिम सरकार देख कर आए थे, वह शासन कर रही थी, और जो संविधान सभा है वह कानून बना रही थी। जीवी मावलंकर साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या अंतिम बैठक कब हुई? पहली बैठक तो आपने बता दी 9 दिसंबर। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब ऊपर क्या छोड़कर आए थे वह सब भी देख लेते हैं। कुछ समितियां बनाई गई थी। क्यों? आजकल भी आप समितियां देखते हो, प्राक्कलन समिति, इतने बड़े-बड़े काम हैं। अब जितने लोग हैं सब लोग मिलकर थोड़ी बैठ जाएँगे हर जगह। 299 लोग अगर देश आज़ाद होने के बाद देखें, सब लोग बैठकर हर चीज़ पे डिस्कशन थोड़ी करेंगे। तो बाँट दी गई चीज़ें। जैसे आप घर में कोई फंक्शन हो, तो देखते होंगे कुछ लोगों को कह दिया गया भैया आप पानी की व्यवस्था देख लेना, आप हलवाई की व्यवस्था देख लेना। ऐसे ही समझ लो यहाँ पर समितियाँ बाँट दी गई। हर व्यक्ति को, हर ज़िम्मेदार बड़े व्यक्ति को एक काम सौंप दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है? आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो है कुल समितियाँ कितनी थीं? तो 22 थीं। उसमें भी 8 प्रमुख समितियाँ थीं। उन 8 के नाम हमको अच्छे से याद हो। 22 नहीं भी याद होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा आप अपनी बुक से लिस्ट देखो और रट लो सभी। यूपीएससी में रटा भी जाता है, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं, एक तरफ समितियाँ दे देगा, 1, 2, 3 इधर नाम दे देगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछेगा इतने कितने युग्म सही सुमेलित हैं? आप फिर एक-दूसरे की ओर देखना और मुस्कुराना कि सर ने कहा था याद कर लो, हमने नहीं याद किया था। एक क्वेश्चन चला गया और भगवान ना करे एक क्वेश्चन की वजह से, खैर आप तो याद ही कर लोगे। तो पहले आती है संघ संविधान समिति। तो संघ कौन होगा? तो संघ शक्ति समिति बोला जाएगा, संघीय संविधान समिति बोला जाएगा। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। चाहे वह संघ संविधान समिति हो या संघ शक्ति समिति हो। संघ की बात होगी तो जवाहरलाल नेहरू आएँगे, संघ को पकड़ लो। संघ आएगा तो जवाहरलाल नेहरू आएँगे। मौलिक अधिकार की बात होगी, तो मौलिक अधिकार की बात होगी तो कौन आएँगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जब राज्यों की समिति आएगी, तो आपके जवाहरलाल नेहरू आएँगे, हमारे जवाहरलाल नेहरू आएँगे और जब आएगी हाँ, यहीं पर है, प्रांतीय संविधान समिति। क्या आएगी? जब आएगी प्रांतीय संविधान समिति, तो आएँगे सरदार पटेल। देखो, राज्यों की बात होगी, राज्यों की समिति, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांत की बात होगी, सरदार पटेल। रियासतें, उन्हें इकट्ठा किसने किया था? कह सकते हैं सरदार पटेल ने। अच्छे से समझाया था सबको। तो उस समय राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे। उस समय प्रांत हुआ करते थे। तो प्रांत की बात आएगी, सरदार पटेल। राज्य की बात आएगी, जवाहरलाल नेहरू। मैं बार-बार यहाँ पर बोल रहा हूँ। ऐसे ही संघ की बात आएगी, तो जवाहरलाल। स्टीयरिंग स्टीयरिंग मतलब यहाँ पे स्टीयरिंग लिख दिया गया, हालाँकि आप संचालन समिति कह सकते हो, आप प्रक्रिया नियम समिति कह सकते हो। ये 2 समितियाँ बहुत इम्पोर्टेंट थीं। आपको याद कराए दे रहा हूँ, चक्कर में ना पड़ो उसके। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखो। तो संविधान सभा कौन चला रहा था? राजेंद्र प्रसाद। तो जो चलाएगा, संचालन वही करेगा ना। संचालक का काम क्या होता है? अब मैं भैया फलाने से निवेदन करता हूँ मंच पर आएँ और अपनी सुंदर पंक्तियाँ सबको सुनाएँ। तो संचालक का काम यही होता है ना, सही से देखें अगर। याद करने के लिए बता रहा हूँ, देखो, संविधान सभा में भी कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, लोकसभा, राज्यसभा देखते हो ना, बैठ जाइए आपका समय पूरा हो गया, तो वहाँ भी किसको बोलना है, कितनी देर बोलना है, ये काम किसका था? तो ये अध्यक्ष महोदय का था। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन, सभा सही से संचालित हो, सही से चले, संचालन का अध्यक्ष कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद ही तो होंगे, संचालन उन्हें ही करना है, कौन कितनी देर बोलेगा, कौन। अब वहाँ नियम कौन बनाएगा? तो नियम भी वही बनाएँगे ना, जब वो अध्यक्ष हैं। प्रक्रिया नियम, आप लोग कहोगे राइटिंग नहीं बढ़िया इनकी। प्रक्रिया नियम, पेन से लिखने में बनता नहीं है, खैर। प्रक्रिया नियम, नियम कौन बनाएगा? संचालन जो करेगा वही नियम बनाएगा, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है? तो 2 हो गए, प्रक्रिया नियम, संचालन, दोनों राजेंद्र प्रसाद। अब वहाँ कोई कर्मचारी भी होगा,
तो उसको भी कौन देखेगा? तो जो अध्यक्ष होगा वही तो देखेगा। तो वित्त और कर्मचारी समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज तो सबसे बड़ा है, किसको इसका अध्यक्ष बनाया जाए, तो इन सबसे बड़ा कौन है? प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। याद कर लो कैसे भी। जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आएगी, इसकी तदर्थ समिति की बात आएगी, तब भी राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखोगे? राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे, तो प्रेसिडेंट का पद भी सबसे ऊंचा है। तो प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा है, राष्ट्रध्वज सबसे ऊंचा है, तो उनसे कहा गया आप इसके अध्यक्ष बन जाओ। समझ में आया? याद कर लो, आ जाएगा। इधर हम लोगों ने देख लिया था, संघ की बात आएगी जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार की बात आएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्य जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे भी याद कर सकते हो, राज्य में जा है जवाहरलाल नेहरू जा है, रटना नहीं है, याद कर लेना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाए, प्रारूप समिति बोला जाए, मसौदा समिति बोला जाए, सभी एक ही नाम आएंगे, डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर साहब। मसौदा समिति बोला जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी बोली जाए या प्रारूप समिति बोला जाए, सब एक ही नाम है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। ठीक है। नियम समिति मैंने बता ही दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम बनाएंगे, संचालन करेंगे, कर्मचारी उनके अंडर आएंगे, राष्ट्रध्वज सबसे उच्च पद है, तो राष्ट्रध्वज भी सबसे ऊंचा है। सलाहकार समिति किसकी? जो फंडामेंटल राइट थे और माइनॉरिटीज थे, सरदार पटेल माइनॉरिटीज और फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार अभी देखे थे, तो मौलिक अधिकार की बात होगी या माइनॉरिटीज की बात होगी तो सरदार पटेल साहब आएंगे। हालांकि कुछ छोटी समितियां भी थी, जैसे कि मौलिक अधिकार की उप समिति, क्योंकि सरदार पटेल इतना सारा काम कर रहे थे, वह सब कुछ थोड़ी संभाल पाएंगे, तो उनके ही अंडर में एक उप समिति बना दी गई। मौलिक अधिकार जी.बी. कृपलानी साहब देख रहे थे, और अल्पसंख्यक की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी साहब देख रहे थे। तो अल्पसंख्यक की बात करें तो उप समिति में एच.सी. मुखर्जी जी थे, और फंडामेंटल राइट में जी.बी. कृपलानी जी थे। जरा बताओ, देश आजाद हुआ तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, देखते हैं इतिहास कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है ना? ठीक है, बाकी सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया जी थे, और तो मुझे नहीं लग रहा कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इतने ही में आ जाएगा। एक याद रखो, प्रारूप संविधान की जांच के लिए, जो प्रारूप संविधान था उसकी जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू साहब बड़ी चीज थी, तो बड़े व्यक्ति को ही मिलेगा, हालांकि सभी बड़े व्यक्ति थे, मैं ये नहीं कह रहा, बस एक कहानी जोड़ दी, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। अगर कहीं पे लिखा होगा प्रारूप संविधान की जांच, तो आप कहोगे हाँ कुछ कहानी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने। खत्म कहानी। ठीक है, अब हम यहाँ से उठा लेते हैं प्रारूप समिति को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही समिति थी। अब इसे मसौदा समिति बोलो, ड्राफ्टिंग समिति बोलो या प्रारूप समिति बोलो, सब एक ही है। ठीक है। गठन कब हुआ, ये भी बहुत पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है, आपके में पूछेगा कि नहीं पता नहीं, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। उम्मीद है पीवाईक्यू की सीरीज आप जाकर के प्लेलिस्ट में नीचे देख लेंगे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया जाता है। ठीक है। इसमें कुछ सदस्य थे, तो कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, के एम मुंशी कांग्रेस से थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर ये दो नाम हैं जो पहले थे, पीएल मित्तर और डेपी खेतान, लेकिन इनकी जगह पर बाद को एन माधवराव आ गए, टीटी कृष्णमाचारी आ गए। मुझे लगता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि टीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी, और मित्तर साहब ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। टीपी खेतान साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु, याद रखिएगा।
और मैंने उल्टा कर दिया क्या? सही तो है। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से, सही है ना? हाँ, ठीक है। तो इन्होंने स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दिया था, फिर उन्होंने इनकी तो मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। क्या स्टेटमेंट बनेगा? स्टेटमेंट उल्टा-सीधा बन सकता है, इसकी कहानी उसमें, उसकी कहानी इसमें। जैसे यही स्टेटमेंट बन जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीएल मित्र की जगह टीटी कृष्णामाचारी साहब आ गए थे और डीपी खेतान की जगह माधवराव आ गए थे। आप कहोगे बात तो सही है, बीएल मित्र और खेतान साहब नहीं थे उनके बाद माधवराव और कृष्णामाचारी साहब आए थे। आप ये भूल जाओगे कि कौन किसकी जगह आया था। तो मित्र किसको बनाना है? माधव, बंसी वाले को, कन्हैया को मित्र बनाना है। हालाँकि यहाँ भी कृष्ण ही है भाई साहब, ये भी नहीं हो पाएगा। आप देख लेना अपने हिसाब से क्या कर सकते हो। हाँ, ये बन सकता है एल एन और यहाँ डीपी टीटी। तो डीपी टीटी एक जैसी साउंड आ रही है। डीपी टीटी और यहाँ एल एन, एल एन, समझ गए? याद रहेगा। एल की जगह पे एन आएगा, दो अक्षर एल है, दो अक्षर एन है। यहाँ सिंगल सिंगल है, यहाँ भी सिंगल सिंगल है। दिमाग में बैठ गया, एग्जाम में आ गया, सही कर दिए तो मजा आ जाएगा। यही कहानी। एल था तो हम एन कर दिए थे, दो अक्षर यहाँ, दो अक्षर यहाँ। जब टीपी था तो हम टी कर दिए थे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, चीजें याद रहें। ये तो सब हमने बता ही दिया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। राजेंद्र प्रसाद साहब 11 दिसंबर को आए थे, तो पहले में सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर को। यही बाद में संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल बना। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। दो कार्य अब करने लगी संविधान सभा। एक तो संविधान बनाना था, तब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष हुआ करते थे संसद के रूप में, तो मावलंकर साहब हुआ करते थे। समय खर्च ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, अभी अंतिम बैठक भी आपको बताई दी थी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है, हमने कहाँ से क्या लिया। अभी हम और भी इसके चीजों पर चर्चा करेंगे, दो चार चीजें भी रह गई हैं। हम देख लेते हैं कहाँ से क्या लिया। तो ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन ब्रिटेन हमारे यहाँ राज ही कर रहा था देखे तो। हम सबसे ज्यादा चीजें कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से ही लेंगे, ठीक है। हालांकि इसका हम दूसरा अलग से चैप्टर होगा, वहां भी पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली है। विधि का शासन जो संसद है, संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने इन्हीं से ली है, यही कंटिन्यू हो गई। विधि का शासन और कैबिनेट प्रणाली। अब आप बताओ, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था किसको कौन से विभाग दिए जाएंगे, उसको कौन सा वर्ड था? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू हुआ था? 1858, 1861, 1892, 1909। ये हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। याद नहीं आ रहा है, फिर कह रहा हूँ, बेटा मक्कारी मत करो, जिंदगी बर्बाद जाएगी। जितना मेहनत कर रहे हो ना, उससे ज्यादा मेहनत पे प्लान बी पे करना पड़ेगा। क्या करूँ अब? पढ़ लो ढंग से, लेक्चर देखो, किताब पढ़ो, आंख बंद करके इमेजिनेशन करो कि हाँ मुझे याद है, तब यूपीएससी करो। वरना रजाई में पढ़ के सो जाओ, किनारे रख दो, घर वालों से कह दो सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हमसे ना हो पाएगा। अगर ये याद नहीं आ रहा है और पिछला वीडियो देखा है ना तुमने, पोर्टफोलियो सिस्टम, 3 मिनट मैंने इसको गाया था। चलिए, अमेरिका से क्या लिया? तो मौलिक अधिकार, वहां बहुत अधिकार लोगों को मिले हैं, तो मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बस आप ध्यान रख लो कि अच्छा चाहिए सप्ताह। उपराष्ट्रपति का पद पूरा विस्तार से चैप्टर है। कनाडा, कनाडा से वो सब चीजें ली गई जहाँ केंद्र शक्तिशाली है, एक लाइन याद रखो। संघीय प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियां, देखो लिखा है केंद्र को अधिक शक्तियां। आयरलैंड से
टीपीएसपी निदेशक तत्व, सिंपल सी बात है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, मेनली यही याद रखो। संयुक्त व्यवस्था, ये सब पढ़ेंगे आगे। जर्मनी से आपातकाल, याद भी करा दूंगा, परेशान ना हो। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, पुनर्विभाजन। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य और समाजवाद का विचार। पारित हुआ 26 नवंबर 1949, प्रावधान लागू हुए 26 नवंबर 1949। अब देखो, ध्यान दो एक चीज, हम लोगों ने अभी देखा कि पारित हो गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन उसे लागू हम लोगों ने किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमने 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, क्या कारण था? यहाँ जगह है, कर लेते हैं प्लेन। नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, गुस्सा हो गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। क्यों ऐसा किया गया? तो मान लो मुझे कोचिंग खोलनी है, ओपन करनी है, ठीक है। मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली। फिर मुझे याद आया, क्या याद आया? भाई साहब, कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद मम्मी का या पापा का बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना इस कोचिंग का उद्घाटन मैं उस दिन करूं जिस दिन पापा या मम्मी की एनिवर्सरी या बर्थडे है। होता है क्या ऐसा कई बार, या 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, कोई इम्पोर्टेंट दिन आ रहा है, उस दिन उद्घाटन होते हैं। मैं सही कह रहा हूं क्या? हाँ, आप सही कह रहे हो। तो कोई ऐसी डेट जो हमारे मेमोरी में होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको हम कोई नया काम या बढ़िया काम शुरू करते हैं। यही यहाँ पर हुआ। हिस्ट्री पढ़ चुके होगे तो आपको 26 जनवरी 1930 याद होगा। क्या हुआ था? 1929 दिसंबर में कांग्रेस की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी, रावी नदी के किनारे हुई थी, लाहौर। ठीक है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हिस्ट्री में नहीं पढ़े होगे तो पढ़ोगे, और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया है और ये नहीं पढ़ा है तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है कि क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हो। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, शपथ ली गई कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो अब तो गड़बड़ हो गई। हम तो मना रहे थे 26 जनवरी को, अब हमें मनाना है 15 अगस्त को, देश आजाद हुआ, तो हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगे। हमने सोचा भाई इसको तो भी याद रखना है, 26 जनवरी भी याद रखनी है, क्योंकि हमने पहला स्वतंत्रता दिवस तो 26 जनवरी को मनाया था। तो क्या करें? तब तक दिमाग आया कि भाई 26 नवंबर और 26 जनवरी के बाद 2 ही महीने तो बचे हैं। हाँ, तो 26 जनवरी को संविधान लागू कर दो। इससे हम 26 जनवरी को कहीं ना कहीं आज भी याद रखे हैं, भले ही गणतंत्र दिवस के तौर पर याद रखे हों, लेकिन हम 26 जनवरी को आज भी सेलिब्रेट करते हैं, भले ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में ना हो, गणतंत्र दिवस के रूप में हो, लेकिन याद तो है ना। समझ गए कहानी कि हम 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किए, 26 जनवरी 1949 को क्यों नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो तुरंत लागू होना आवश्यक थी। जैसे मैं कोचिंग खोलना है मुझे, तो कुछ चीजें होंगी जो मैं तुरंत लागू कर दूंगा। पानी की व्यवस्था करा दूंगा, अब वो थोड़ी वेट करना है। यहाँ कोई काम वाम है वो चालू करवा दूंगा, काम हो रहा है, एसी लग रही है, सोफा पड़ा रहा है। मतलब आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें लागू हो सकती है तुरंत। जैसे भारत की नागरिकता, नागरिक, चुनाव, अस्थायी संसद, क्योंकि स्थायी तो होती ही नहीं, अभी चुनाव तो हुआ नहीं था, तो पहले ही संविधान सभा के लोग जो थे वही संसद चला रहे थे। संविधान सभा,
आर्टिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद है, वह कई बार पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लो, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 जैसे मुझे रटे हैं, आपको भी रटे हों। अनुच्छेद 7, 8, 9 ये तो नागरिकता वाले अनुच्छेद हो गए। इसके बाद आएगा 60। अब 61 महाभियोग है राष्ट्रपति का, तो उससे याद रखो महाभियोग से पहले वाला। फिर आएगा 324 अनुच्छेद, फिर आएगा 366, फिर आएगा 366 के बाद 367, फिर आएगा 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये इतने अनुच्छेद हैं जो लागू हो गए थे कब? 26 जनवरी 1949 को। रटे होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कंप्लीट? यस, कंप्लीटेड। अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी एक लाइन और याद रखो। क्या एक लाइन? जैसे ही संविधान बना, क्या हो रहा है? हाँ अब ठीक है, कोचिंग वाला तो हो गया सिस्टम, तो अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान रखो, संविधान की शुरुआत के साथ ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो 1935 था, हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, ये दोनों क्या कर दिए हमने? समाप्त। एक चीज याद लागू रही, क्या लागू रही? एबोलिशन एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन, ये लिखा होगा आपकी किताब में, एक्ट 1949, ये लागू रहा। ठीक है, बाकी 1947 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये दोनों खत्म कर दिए गए हमारे संविधान के द्वारा। संविधान जब बना, प्रारूप समिति आई, तो कई प्रारूप तैयार किए गए। पहली बार में थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, कहाँ पे बना लें? यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आया क्या? आ गया। अब प्रारूप समिति जो थी, उसको प्रारूप तैयार करना था, ड्राफ्टिंग करनी थी, ड्राफ्ट तैयार करना था। पहली बार में ठीक ठाक थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, तो पहला प्रारूप तैयार किया गया, पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। भाई साहब आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। पहला ड्राफ्ट, पहला प्रारूप तैयार किया गया, कब तैयार किया गया? फरवरी 1948 को। इस पे विचार हुआ, एक दूसरे ने कहा हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये संशोधन लायक है, यानी कि इसमें होगा संशोधन। पहली बार में थोड़ी बढ़िया हो जाएगा। फिर दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, सेकंड प्रारूप, सेकंड ड्राफ्ट, अक्टूबर 1948 में, 1948 लिखा है। ठीक है, 1948 में। अब फिर इसमें कई बैठकें होंगी, कई विचार विमर्श होंगे, फिर संशोधन होगा, फिर अंतिम अगर देखा जाए, तीसरा या अंतिम प्रारूप बढ़िया से फर्स्ट क्लास 4 नवंबर 1948 को पारित होता है, सॉरी पेश होता है। पारित तब होगा जब सब मान लेंगे। ये सब क्या हो रहे थे? पेश हो रहे थे, फिर इसमें संशोधन हो रहे थे। पेश होगा, फिर इसे पढ़ा जाएगा पहली बार कि हाँ अब कुछ ढंग का बन गया, अब इसे पढ़ते हैं, संशोधन उनशोधन होकर पक गया है, अब इसको चखते हैं कैसा बना है हलवा।
पढ़ा गया। 5 दिन तक चर्चा हुई। ऐसे ये भी नहीं, चर्चा इस पर भी हुई। सब कुछ चर्चा, विचार, विमर्श करके ही आया। फिर 15 नवंबर 1948 फिर से विचार होना शुरू हुआ। आप समझ सकते हो, ऐसे संविधान नहीं बन गया। ये काफ़ी दिनों तक चला। संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए आपको पता है? 7600 से ज़्यादा संशोधन। आप सोचो, 1 संशोधन, 2 संशोधन, 3 संशोधन नहीं, 76 7653 संशोधन प्रस्ताव में आए। भैया इतने संशोधन, इतने लोगों ने कहा संशोधन करना चाहिए। सबकी बात पर चर्चा हो जाएगी क्या? नहीं। तो इसमें से सिर्फ 2473 पर चर्चा हुई कि हाँ, ये काम के हैं, इस पर चर्चा कर ली जाए। फाइनली आता है 14 नवंबर 1949। आपको 26 नवंबर 1949 तो याद ही है, ये भी याद रखो। क्यों? क्योंकि संविधान पर तीसरी बार विचार होना शुरू हुआ 14 नवंबर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को अब संशोधन नहीं बल्कि पारित हो गया। तो जो वो 14 नवंबर को पेश किया गया था वो क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्ताव, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कि अब संविधान सभा के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया है। अब इसको इतने संशोधन के बाद पेश कर दिया गया है। अब इसको आप पारित करो। और 26 नवंबर 1949 को वह दिन था जब पारित हुआ। और फिर मैं बता रहा हूँ, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस दिन संविधान में क्या-क्या था? तो इस दिन संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इस दिन संविधान में 8 अनुसूची थी, जो कि आज 12 हो गई हैं। ये ध्यान रखिएगा। और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री भी थे इस समय, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। इसीलिए भारत के संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इतनी बार प्रारूप पारित किया। संविधान संशोधन जैसे होते हैं वैसे ही वहाँ चर्चा हुई, संशोधन हुए। कई चर्चाओं के बाद, कई संशोधन के बाद फाइनली हमें मिला संविधान अपना। तो इसलिए आधुनिक मनु, भारत के संविधान के पिता, संविधान के प्रमुख शिल्पकार, बहुत कुछ इन्हें कहा जाता है। ठीक है? अब हम एक विशेषज्ञ समिति भी आपके उसमें होगी मसौदा तैयार करने के लिए। उसमें जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के मुंशी, अयंगर साहब, गाडगिल साहब, ये कई लोग थे, के संथानम वगैरह। वो आप पढ़ लीजिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक है कि कुछ लोगों ने कुछ-कुछ कहा है, मतलब कुछ लोगों ने कुछ-कुछ कहा है। पहले यही देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं किसने क्या कहा है संविधान पर। संविधान सभा का योगदान क्या था? तो यह पूर्णतः भारतीय संविधान सभा थी, क्योंकि देश आज़ाद हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स का इस पे दबाव था नहीं, देश आज़ाद था, भारत के लोगों के द्वारा लोग गए थे। ब्रिटिश संसद द्वारा थोपी गई नहीं थी, कि वो तो चले गए, कुछ ही दिन तक तो वो रहे, उसके बाद तो आज़ादी हो गया। काफ़ी समय आज़ाद भारत में संविधान बना है। यह प्रतिनिधिक आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणराज्य भारत की नींव रखी। आप प्रस्तावना में देख कर आए थे। सीमाएँ क्या थी? लिमिटेशंस भी तो कुछ होंगे, ऐसा थोड़ी सब अच्छा ही अच्छा था। कुछ लोग तो थे ही जो कह आलोचना के लिए तैयार थे। पहली तो आलोचना यही है, मताधिकार अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को प्राप्त था।
सबको मताधिकार ही नहीं था। आप कहते हो भारत के लोगों के द्वारा शक्तियाँ मिली हैं। भारत के लोगों ने तो 90% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया था। कैसे भारत के लोगों के द्वारा शक्तियाँ मिली हैं? ये सीमाएँ, ये आलोचनाएँ की गईं कि भाई आप कहते हो कि लोगों के द्वारा चुनी गई थी संविधान सभा, तो 90% से ज़्यादा लोगों ने तो वोट ही नहीं किया था। कैसे चुन ली गई? कैसे मान लेंगे हम कि भारत के संविधान की सभा को भारत के लोगों ने चुना? कि आप 90% से ज़्यादा लोग वोट नहीं कर रहे, आप उसे भारत के लोग मानोगे? ये मैं नहीं कह रहा, ऐसी आलोचनाएँ की गईं। कुछ लोगों ने कहा कि यह अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व वाली है, सिर्फ 299 लोग डिसाइड कर लेंगे क्या? क्या बनना चाहिए भारत के इतने करोड़ों लोगों का संविधान? कुछ लोगों ने कहा ब्रिटिश ढांचे से अलग नहीं है। क्यों? संविधान सभा किसने बनवाई थी? आप कहोगे कि कैबिनेट मिशन आया था। किसने भेजा था? यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा व्यवस्था कराई गई, उससे संविधान सभा बनी। तो आप संप्रभु कैसे हुए? आप तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई सभा थे ना, संप्रभु कैसे हुए? तो आप ब्रिटिश ढांचे से अलग हो ही नहीं पाए। देश आज़ाद हो जाता, स्वतंत्र हो जाता, स्वतंत्र देश में सब लोग वोट करके आपको चुनकर भेजते, फिर आप संविधान बनाते, तब मानते कि हाँ, संविधान सभा थी। ये मैं नहीं कह रहा, आलोचनाएँ कही गई। मेंस में आपको याद आएँगी ये लाइन्स, और जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे, आलोचना वाला पार्ट, तो याद रखना मेंस का क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ये सब आलोचनाएँ थी, फिर भी कई लोगों ने बी आर अम्बेडकर साहब ने भी खड़े होके कई चीज़ें बताई कि हम ये थे, वो थे, मतलब ठीक-ठाक तरीके से उसको कहा गया, आलोचनाओं को भी काउंटर किया गया। परेशान मत होइएगा, ठीक है? अब देखो 2 पेज छूट गए। हम यहीं पे कुछ लोगों के नाम बता देते हैं, आप अपनी बुक में उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो ऑस्टिन साहब होंगे, ऑस्टिन साहब आपको मिल जाएँगे। ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने कहा यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी, ठीक है? उन्होंने विशेषज्ञ समिति और उद्देश्य संकल्प सबके ऊपर बात कही है। एक व्यक्ति आपको मिल जाएँगे, निराजुद्दीन अहमद, ये संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा। निराजु निरा निराजुद्दीन अहमद, ये क्वेश्चन मुझे लगता है किसी दिन प्रीलिम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। निराजुद्दीन, इन्होंने कहा है प्रारूप समिति को अपवाहन समिति। प्रतिनिधि निकाय नहीं था, संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर बनी थी, मैंने बता दिया। कुछ लोगों ने कहा समय की बर्बादी, आप 2 साल, 11 माह, 18 दिन ले रहे हैं, इतना समय थोड़ी लगता है। कुछ लोगों ने ऐसी भी आलोचनाएँ की हैं, ठीक है? कांग्रेस का प्रभुत्व, ऑस्टिन साहब ने ये भी कहा था, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। तो ऑस्टिन साहब का ये ध्यान रखना, उन्होंने कहा था सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। मतलब आप अगर ऊपर देख कर आए होंगे तो 299 में आधे से ज़्यादा लोग, या कहें कि बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेस के ही थे। तो कांग्रेस ही संविधान सभा थी कि देश के अन्य लोग संविधान सभा के थे। तो इसमें ये भी काउंटर पार्ट कहा जाता है कि अधिकतर जो बड़े नेता थे वो संघ कांग्रेस में ही थे। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ आज के बड़े नेता कांग्रेस के कहते हैं देश आज़ाद कांग्रेस ने कराया, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई साहब उसमें सिर्फ कांग्रेस में वही लोग नहीं थे जो आज आपकी विचारधारा से सहमत हों। उसमें देश को आज़ाद कराने में सभी का योगदान था। अधिकतर बड़े नेता कांग्रेस में ही थे। तो आज की तुलना नहीं कर सकते। महात्मा गांधी साहब ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उसका उद्देश्य था देश आज़ाद करना। आज़ाद हो गया और सही था, अगर आज़ाद हो गया था कांग्रेस खत्म हो जाती, फिर नई-नई पार्टियाँ अपने बनाओ, लड़ो, ठीक है? एक नाम याद रखना विस्काउंट का, विस्काउंट। इन्होंने इसे हिंदुओं की निकाय बोला था, जबकि इनको ये नहीं पता था कि अगर मुस्लिम आधार पर देश अलग हो गया था, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र
घोषित कर देना चाहिए था, सभी हिंदू होना चाहिए थे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष हुआ, फिर भी इनके जैसे लोग थे जो हिंदुओं का निकाय कहकर कहीं न कहीं फिर से आप समझ सकते हो ना? एक थे विंस्टन चर्चिल, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनको इतिहास में किस लिए आपने पढ़ा होगा? देखते हैं किसने चर्चिल को इतिहास में पढ़ा है। इतिहास में एक लाइन आएगी, चर्चिल ने कुछ कहा था, बताना क्या कहा था? इन्होंने कहा था संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने भी वही समुदाय खेल खेला, इन्होंने हिंदुओं की बात कर दी, समझ रहे हो? चुप अभी भी नहीं थे, देश आज़ाद हो गया फिर भी इनकी बात चल रही थी बातें। कुछ आवश्यक तथ्य हैं, इनको अवश्य याद करो। क्या आवश्यक तथ्य हैं? पहला, जो मैंने बताया था, बी.एन. राव साहब को अवश्य याद रखो। बी.एन. राव साहब क्या थे? सर बी.एन. राव, पूरा नाम लिखो, सर बी.एन. राव। सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, बहुत समझदार व्यक्ति, याद रखना नाम जीवन भर। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हाथी मेरे साथी प्रतीक था। और क्या याद रखोगे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, संविधान लिखा गया है, टाइप नहीं है, लिखा गया है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी, क्वेश्चन अलग-अलग एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है यहाँ से। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुलेखक का काम किया है, यानी कि लिखने का काम किया है, सुलेखक। हस्तलिखित, हाथों से लिखा है बाकायदा संविधान। तो सिर्फ लिखने से काम थोड़ी चलेगा, सौंदर्यीकरण भी, सजावट भी इम्पोर्टेंट है। तो निकेतन के कलाकार थे, निकेतन कौन? इतिहास में पढ़िएगा। निकेतन के कलाकार थे दो, कौन-कौन? एक थे नंदलाल बोस, सीधे स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ से, और एक थे प्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सौंदर्यीकरण कर रहे थे, सजावट कर रहे थे, ठीक है। मूल प्रस्तावना को अगर बात करें तो प्रेम बिहारी और प्यूहर, ये दोनों प्रस्तावना की बातें आएंगे तो ये दोनों अलग से आ जाएंगे, ठीक है। मूल प्रस्तावना जो थी उसको हिंदी संस्करण, जो इंग्लिश में लिखा गया था, तो हिंदी संस्करण कौन करेगा? तो ये करेंगे वसंत कृष्ण वैद्य साहब। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सुंदरीकरण कौन करेगा? तो वही करेंगे जो उसका कर रहे थे, नंदलाल बोस साहब। तो नंदलाल बोस साहब को पहुंचा देना हिंदी में, इनको पहुंचा देना प्रस्तावना में, ठीक है। 2-3 फैक्ट और महत्वपूर्ण है। एक है एच वी आर अयंगर सचिव नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं होता तो जरूर देता, 2-3 स्टेटमेंट बना देता। मुख्य प्रारूपकार थे संविधान सभा के एल.एन. मुखर्जी, ठीक है। संविधान का हिंदी पाठ एक आता है, हिंदी पाठ, तो ये आपको लास्ट हेडिंग मिल जाएगी, हिंदी पाठ। तो मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। 58वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 में प्रावधान किया गया कि संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 के एक नया अनुच्छेद 394 का, आर्टिकल 394 का जोड़ा गया, ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन था। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, संविधान का हिंदी में अनुवाद,
संशोधन की आवश्यकता होगी। केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। शब्दावली कठिन आपको दिखती होंगी। ये सब चीज़ें थी, ठीक है? तो ये तो पढ़ ही लोगे आप। बाकी सब चीज़ें मैंने बता ही दी। कुछ रह गया? हाँ, संविधान का महत्व क्या है? तो संविधान का महत्व ये है, भारतीय समाज की विविधता, विचारधारा, एकता को एक सूत्र में बाँधता है। संविधान की हम लोग सभी लोग मानते हैं। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता ये सब हमें वहीं से मिला है। भारतीय गणराज्य की संवैधानिक आत्मा है। निष्कर्ष क्या निकला? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसे बनाने में न केवल कानूनी ज्ञान बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समझ भी झलकती है। अम्बेडकर साहब ने सही कहा था, "अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट बट अ सोशल रिवॉल्यूशन इन इटसेल्फ"। कानूनी पेज तो है इसमें, लेकिन ये सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समझ भी इसमें दिखती है। सबका ध्यान रखा गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप ध्यान रखोगे कि नहीं। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। आप जाकर पीवाईक्यू और एनसीईआरटी अवश्य विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।